गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आपका इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में। आज है 29 सितंबर एंड डे है वेडनेसडे। अच्छा, सबसे पहले कल की वीडियो में काफ़ी सारे सजेशंस आए थे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड मैंने काफ़ी सारे पढ़े भी थे। अच्छा, मैंने जब ये वीडियो बनाई थी जब मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया था, बट जब तक ये अपलोड हो रही होगी तब तक मैं शायद कर दूँगा। तो एनीवेज, और मैंने काफ़ी सारे सजेशंस को फॉलो करने की कोशिश की है आज की वीडियो में। तो पहली बात तो वो, दूसरी बात मेरे को एक सजेशंस पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि था कि आप जूम इन जूम आउट ज़्यादा ना करें जब आप एक ही न्यूज़ को या एक ही आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, मैंने खुद वो ऑब्जर्व नहीं किया था। और दूसरी बात एक थी कि वो थोड़ी मेरी सेंस पकड़ने में वो दिक्कत हो रही थी। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो था आर्टिकुलेट, कि आप जो मतलब चीज़ें बोल रहे हो उनको एक ढंग से फॉर्म करके मतलब बोलना चाहिए। बेसिकली उसका मीनिंग ये था। तो बहुत ही वो सही लगा मेरे को, और क्योंकि मतलब इतना स्पीकिंग का एक्सपीरियंस कोई मेरा है नहीं पहले का भी, तो मैं क्योंकि 12th पास ही हूँ बस, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे को जिस पे वर्क करना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट न्यूज़ से। और दूसरी बात, आपकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। चैनल के ऊपर काफ़ी सारी नई चीज़ें आने वाली हैं 1 अक्टूबर को, उन सब नई चीज़ों की ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मतलब वीडियो का नहीं मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम का मिलेगा, जिसके ऊपर मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ। और एक नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए या मेरे से कोई डाउट पूछना है, क्वेरी पूछना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके अंदर जाकर भी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़। और उसके अंदर भी 350 के आसपास मेंबर्स हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। सेबी बोर्ड ओकेज स्टेप्स टू मेक एमएनएज ईजियर। बहुत ही बेसिक सी बात है। इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका सेबी आपको पता होगा, सेबी इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है इंडिया के अंदर। सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को यही रेगुलेट करता है। इसने क्या किया है, बेसिकली इनके जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसने काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं उनको वो ओके कर दिया, मतलब पास कर दिया, प्रूव कर दिया। क्या स्टेप्स हैं, तो उनमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। इसके अंदर पहला स्टेप आपका ये है, जो ऊपर लिखा हुआ है, सेटिंग अप ऑफ गोल्ड एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस अलाउड। इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपका जो गोल्ड का स्टॉक एक्सचेंज, आप समझ ही रहे होंगे कि गोल्ड का स्टॉक एक्सचेंज अलाउ कर दिया इन्होंने सेटअप करने के लिए। दूसरी बात, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपने एक टर्म सुनी होगी अगर आप कॉमर्स से हैं, एनपीओ। एनपीओ इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बोलूँ कि जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का मेन मोटिव बुक्स के अंदर प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो होता है नॉन फॉर प्रॉफिट, यानी कि अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना। तो वो उनका मेन मोटिव होता है। तो ऐसी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओ हो गया, कोई ओल्ड एज होम है, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये जो है ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर डायरेक्टली लिस्ट हो सकती हैं, और जो है वापस से इनके ऊपर कंपनीज या जो इंडिविजुअल्स हैं इनको परचेज कर सकते हैं, ताकि इनकी हेल्प भी हो जाए जो इनको पैसे देंगे। तो उस तरह से बेसिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे फॉर्मेशन उन्होंने अलाउ कर दिया है सेबी ने। तो यह पहली चीज़ ये हुई है, पहला स्टेप। अब अगर आप नोट करें तो आप पहला स्टेप करके ये चीज़ लिख सकते हैं। दूसरी बात आपकी, जो मैं नीचे चलता हूँ एक बार, ये आपका दूसरा जो है पॉइंट है, टू लॉन्च सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली आप समझ रहे होंगे, सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली एक्सचेंज से कुछ बाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एनएससी है, एनएससी ने सिल्वर का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निकाला, मान लेते हैं एबीसी निकाला, एबीसी, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली जो है सिल्वर बाय कर सकते हैं वहाँ से, और आपको डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैपिटल अप्रिशिएशन लगता है, यानी कि सिल्वर के प्राइस ऊपर जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे डिफरेंस अमाउंट डिमांड कर सकते हैं अगर आप सेल करते हैं तो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर ये इनका दूसरा रूल है। अच्छा, गोल्ड के अंदर ये हो चुकी थी चीज़, गोल्ड ईटीएफ्स ट्रेड होते हैं मार्केट के अंदर, तो उस तरह से सिल्वर के अंदर भी हो गया। तीसरी चीज़ आपकी रिलैक्स रूल्स ऑन सुपीरियर वोटिंग राइट्स। बहुत ही बेसिक सी बात है, पर इसके अंदर सुपीरियर वोटिंग राइट्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप पहले तो इसको थर्ड कॉन्सेप्ट करके या थर्ड न्यूज़ करके लिख सकते हैं। और जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम पहले समझ लेते हैं। होता क्या, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 10 मेंबर्स हैं, या 10 डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं आपके। और इसके अलावा मैनेजमेंट में बाकी जो टोटल वोटिंग होती है, वो उसके अंदर मान लेते हैं 5 वोट्स हैं टोटल मैनेजमेंट के पास। अच्छा, ये वोट्स क्या है? वोट्स क्या होता है, जैसे कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अगर कोई नया कोई स्टेप आने वाला होता है या कोई चेंजेस आने वाले होते हैं, तो उसमें मान लेते हैं कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं वो अच्छा स्टेप है, बट फिर भी मना कर रहा है कोई, तो उसमें क्या होगा कि फिर वोटिंग होगी। वोटिंग होगी किस तरह से, आपकी मैनेजमेंट के जैसे 5 वोट है यहाँ पर, तो उस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 10 वोट्स हैं, तो इस तरह से एक ओनर होता है।
अगर वो ओनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर है तो यहाँ पे आप 9 कर सकते हैं, नहीं तो आप 10 भी रहने दे सकते हैं। ओनर मान लेते हैं कि उसके पास एक ही वोट है, तो उस तरह से बेसिकली ऐसे वर्क करता है, क्योंकि ओनर एक ही मतलब पर्सन है तो एक वोट है उसके पास, पर हेड वोट होता है इसके अंदर। तो ये आपका बेसिकली इस तरह से वर्क करेगा, तो जो मेजोरिटी होगी वो जीतेगी। बट इसके अंदर क्या होता है, जो ओनर होते हैं और स्पेशल केसेस के अंदर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर, मैं पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ओनर, और स्पेशल केसेस के अंदर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ एक दो हो सकते हैं, जिनको क्या मिलता है, उनको मिलते हैं स्पेशल वोटिंग राइट्स, SVR, इसके सॉरी सुपीरियर वोटिंग राइट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इन दोनों, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका एक वोट जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि वो एक वोट की वैल्यू कंपनी डिसाइड करेगी खुद से, 2 वोट हो सकती है, 10 वोट हो सकती है, 20 वोट हो सकती है, 100 वोट भी हो सकती है। तो बेसिकली इस तरह से हो जाता है। लेट सपोज यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 वोट्स हो गई एक ही पावर, या हाँ 2 वोट्स ले लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये वाली पावर है और एक ओनर के पास तो है ही। तो इस तरह से बेसिकली आपके 3 वोट्स टोटल मिला के बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि इनकी वजह से मेजोरिटी डिसीजन में चेंजेस आ सकें, क्योंकि मेजोरिटी के बेस पे डिसीजन होना है, तो मेजोरिटी जिस तरफ होगी तो वहाँ पे जो है ये तीनों अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। और ऐसे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है कि किसको स्पेशल वोटिंग राइट्स हमें देना है। जैसे अगर हम रिलायंस की बात करेंगे तो इनएविटेबल सी बात है कि आपके जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके पास है ही है SVR, तो उनको खैर ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनकी ओनरशिप बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैंने आपको एज ए एग्जांपल बताया यहाँ पर। और आप गूगल भी कर सकते हैं कि किस कंपनी के अंदर किस पर्सन के पास SVR है यहाँ पर। बेसिकली ये कुछ स्टेप्स थे, इनके अलावा भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं आपके, या मैं आपको एक नीचे भी लिंक दे दूंगा आर्टिकल का। अच्छा, मैंने कल आर्टिकल के लिंक्स नहीं दिए थे, तो मैंने अभी जब भी वीडियो बनाई है, जब मैंने अपलोड कर दिया है वो, और इसके भी मैं अपलोड जल्दी कर दूँगा, मैं वीडियो बनाते ही कर दूँगा। अदर प्रपोजल्स अप्रूव्ड, इन्वेस्टर चार्टर फॉर सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये बहुत बेसिक सी बात है आपका कि एक आपको चार्टर होल्डर की डिग्री चाहिए अगर आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर आपकी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये पहले भी होता था, इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ है। परमिट मतलब पहले क्या होता था, पहले एक NSE वालों का खुद का एक कोर्स है जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, इक्विटी डेरिवेटिव का, और ये सब ऐसे ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो इनके अंदर से आपको एक कोर्स करना होता था ताकि आप एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और अब जो है एक चार्टर होल्डर की आपको डिग्री चाहिए, तो इस तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं, बाकी बहुत बेसिक सी बातें हैं। और मेन मैंने आपको जो ये 3 चीज़ें थी जो आपको मतलब कमिंग डेज़ के अंदर आगे वापस से न्यूज़ के अंदर भी दिख सकती हैं, और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको जो है मैंने कवर कर लिया है। और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स वाले खुद बोल रहे हैं कि हमने 27 सितंबर को अपने न्यूज़पेपर के अंदर ही कवर किया था, तो मतलब इससे हमें कोई काम नहीं है, बट हाँ फिर भी। सेंसेक्स निफ्टी रिट्रीट फ्रॉम हाइज, राइजिंग US बॉन्ड यील्ड्स, ऑयल प्राइसेस हॉल्ट, डी स्ट्रीट बुल रन। बहुत बेसिक सी बात है आपकी वैसे तो, बट एक बार समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था US बॉन्ड यील्ड्स में क्या होता है कि अभी आपकी फेडरल मीटिंग हुई थी। फेडरल मीटिंग 8 बार होती है साल के अंदर। वो क्या करते हैं, वो एक टारगेट प्राइस डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स का। मैं पहले लिखता हूँ आपका टारगेट प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर पहले इंटरेस्ट रेट जितना भी चल रहा था उससे ज़्यादा घटाना है, बढ़ाना है, कैसे करना है, ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ हमारी चीज़। तो इंटरेस्ट रेट्स किस चीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स आपके बॉन्ड्स के ऊपर। जो आपकी जो US की गवर्नमेंट है जो बॉन्ड्स इशू कर रही है, एक तरह से लोन ले रही है पब्लिक से, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करेगी उसका टारगेट प्राइस यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, और उसके बाद मार्केट पे छोड़ देते हैं कि मार्केट ऊपर लेके जाता है नीचे लेके जाता है। तो यहाँ पर जो है जो आपका टारगेट प्राइस भी हाई सेट हुआ था, और आपका जो टोटल US बॉन्ड यील्ड निकल रही है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट निकल रहा है वो भी बढ़ गया है आपका। तो उसके बढ़ने की वजह से प्लस ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, अपने अगर कल ऑयल प्राइसेस ट्रैक किए हैं तो कल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और परसों भी मतलब 2-3 दिन से भी बढ़ ही रहे हैं आपके। तो वो मिला जुला के आपके ऑयल प्राइसेस भी बूम कर रहे हैं, और आपके US बॉन्ड यील्ड्स भी बूम कर रही हैं। इसकी वजह से दलाल स्ट्रीट का जो बुल रन है वो होल्ड कर गया है, यानी कि वो एक तरह पॉज में आ गया है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है पॉज, बट ऐसा हो सकता है कि स्टॉप हो गया। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि किसी को फ्यूचर का तो पता नहीं है, तो उस तरह से बेसिकली। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें आपको एक बैकग्राउंड में चीज़ समझनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें क्या होता है, अगर आप बोल रहे हैं मतलब दलाल स्ट्रीट के अंदर, दलाल स्ट्रीट का मतलब हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आप इंडियन स्टॉक, ये क्यों होता है कि मैंने आपको पहले काफ़ी बार बताया हुआ है, मैं अभी आपको कवर कर लूँगा फिर से एक बार, बट एक बार आप पहले मेन रीज़न समझें इसका। दलाल स्ट्रीट के अंदर क्या होता है, अगर आप मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप यूएस मार्केट के अंदर या यूएस के मतलब ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है। बट अगर मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने, और अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर आप ऑयल प्राइसेस के अंदर। आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं, और आपको जो है दिख रहा है कि दलाल स्ट्रीट के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि बुल रन आपका होल्ड कर गया है, तो आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? सीधी सी बात है, ऑयल प्राइसेस के अंदर, मतलब ऑयल के अंदर। तो इस तरह से आपका सारा चैनलाइज होता है, इसी वजह से आपका जो आपका दलाल स्ट्रीट का बुल रन है वो भी आपका होल्ड कर गया है। ये आपका बेसिक्स बात थी। अब इसके अंदर क्या है, सेंसेक्स निफ्टी रिट्रीट फ्रॉम हाइस, वही बात है कि आपका सेंसेक्स निफ्टी जो बहुत ज़्यादा हाई पे चले गए थे, सेंसेक्स तो आपका 60,400 समथिंग पे चला गया था, वो आपका 59,000 समथिंग पे आ गया, जो बहुत ही मतलब 410 450 पॉइंट्स के आसपास का उनमें रिडक्शन है। निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा आपका गिरा है। तो यही पॉइंट है आपका कि अगर उन्हें किसी भी इन्वेस्टर को बाहर ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसे तो एट द एंड पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए बाहर ही इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? इस तरह से बेसिकली यहाँ पर दो सम लेट आवर लिक्विडेशन ऑफ बेयरिश बेट्स हेल्प्ड पेयर लॉसेस। इसके अंदर क्या है कि आपका यहाँ पे ये पहले इस पे आते हैं, पहले रिट्रीटिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ 60,412 सेट ऑन मंडे, द सेंसेक्स एंडेड एट 59,666 410 पॉइंट्स डाउन। तो मैंने आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताई थी कि आपका 60,410 के आसपास था आपका, और 59,667 पे ये आपका चला गया। अच्छा, ये क्या है 410 पॉइंट्स क्यों हो रहा है? सिर्फ क्योंकि ये इंट्राडे हाई था, क्लोजिंग प्राइस थोड़ा कम था, ये इंट्राडे हाई था, मतलब कि दिन के बीच में ये इतने पे गया था। बट जब ये दिन क्लोज हुआ था मंडे को, तो मंडे को क्लोजिंग जो है इसकी कम पे हुई थी, थोड़ी सी 60,000 प्लस पे हुई थी, बट थोड़ी कम पे हुई थी इस तरह से बेसिकली। तो अगर आप वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो 410 पॉइंट्स की रिडक्शन हुई है, और यहाँ पे जो आ गया, और ये परसेंटेज में 0.7% को काउंट करता है। तो हमने पहले बात तो ये कवर कर लिया। अब इसके अंदर दो सम लेट आवर लिक्विडेशन ऑफ बेयरिश बेट्स हेल्प्ड पेयर लॉसेस। इसके अंदर क्या है आपका कि बेसिकली लेट आवर, पहले तो लेट आवर का मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट आपका 9:15 के आसपास ओपन होता है एंड 3:30 के आसपास, 3:15 के आसपास कभी कभी क्लोज होता है। तो लेट आवर का मतलब है कि टूवर्ड्स 3 o'clock, तो 2:30 बजे 2 बजे इस तरह से बेसिकली जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो जिस तरह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अगर आपने कल निफ्टी ट्रैक किया हो तो निफ्टी कल काफ़ी ऊपर चला गया था उस टाइम पर। तो वो जो चीज़ें हैं जो लेट आवर पे जिन्होंने अपना ट्रेड क्लोज किया है, तो उन लिक्विडेशन की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब हेल्प्ड पेयर लॉसेस। हेल्प्ड पेयर लॉसेस का मतलब ये है कि आपका लॉसेस को कुछ कुछ कवर करने का यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, मतलब कि आपका थोड़ा प्राइस ऊपर चला गया था, थोड़ा पॉजिटिव उसके अंदर सेंटीमेंट आ गया था मार्केट के अंदर। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि गेनर्स कौन थे कल के टाइम पे जब काफ़ी क्रूशियल मार्केट रहा है आपका, तो गेनर्स कौन थे आपके और लूजर्स कौन थे। गेनर्स का मतलब जिनका स्टॉक प्राइस बढ़ा है, और लगार्ड्स का मतलब या लूजर्स का मतलब जिनका आपका स्टॉक प्राइस गिरा है। अगर आप CNBC वगैरह कभी देखते हैं तो मतलब वो इसी टर्म को यूज़ करते हैं, गेनर्स और लगार्ड्स। ये लगार्डिस चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर क्या होता है कि कई सारी प्रोग्राम्स के अंदर लोग कॉल करते हैं कि मैंने ये स्टॉक इस पे बाय कर लिया। अगर आप कभी भी चलाएंगे तो ये चल रहा होगा, अगर आप रात को पर्टिकुलरली या सुबह सुबह 9 बजे के आसपास चलाएंगे, जब ये वीडियो आ जाती है उस टाइम पे आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप चलाएंगे CNBC TV, CNBC आवाज़ चला लेंगे, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कॉल करके बताते हैं कि मैंने इतने पे बाय किया है। तो वो सब जो है बताते हैं कि फिर क्या करना चाहिए, क्या आप करो, मतलब कब सेल करो, कब उसका टारगेट प्राइस कितना है वगैरह वगैरह। तो हमने ये पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद आपका एक ये छोटी सी न्यूज़ है इसके अंदर बीच में कि एक IPO आने वाला है आपका, मैंने कल भी बताया था आपको, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड का। अच्छा, पहले क्या था कि आपका आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का IPO की बात चल रही थी, बट इसकी एक यूनिट बना दी है इन्होंने, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड। वो वैसे भी इसके अंदर ये पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं अ पार्ट ऑफ, तो इनका जो है सिर्फ इस कंपनी के नाम से आपका IPO आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं इशू प्राइस, मतलब इनका प्राइस बैंड हमने कल भी डिस्कस किया था, ये रहने वाला है। और आपका जो मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 20 इक्विटी शेयर्स के लिए कर सकते हैं, और बाकी उसके मल्टीपल्स पर। तो बेसिकली इस तरह से आपका अब यहाँ पे क्या है, हमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बट फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। तो हम पहले एक बार इस साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ABCL शेयर होल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन। तो ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, पहली बात तो इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको आगे वाली न्यूज़ में ज़रूर से दिखेगा ये, तो हम पहले कवर कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ABCL शेयर होल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन, तो जितना भी ये IPO आने वाला है उसके अंदर से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कंपनीज वगैरह हैं या ABC का ग्रुप है, वो सब जो है उनका कितना शेयर होल्डर रिजर्वेशन है, तो वो आपका ये कितना हो गया 19,44,000 के आसपास इक्विटी शेयर्स इन्होंने रिजर्व करके रखे हैं उनके लिए। तो मान लेते हैं कि जितने भी हैं शेयर्स, एक्स शेयर्स हैं, या मान लेते हैं 10
ये कितने हो गया, 10 मिलियन है मान लेते हैं, ये 1 मिलियन के आसपास कुछ है, 10 मिलियन है, तो क्लोज टू 8 मिलियन समथिंग, 8,56,000 या ऐसे कुछ है, तो वो आपके शेयर्स जो हैं वो आपका बनेगा नेट इशू। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर आप 10 मिलियन में से आप इतने माइनस कर लेंगे तो अब वो आपका बनेगा नेट ऑफर या नेट इशू। अब नेट ऑफर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 50, 35 और 15, ये कौन कौन है, किसको कितना है वो देखते हैं। तो पहला आपका जो 50% शेयर होल्डर, मतलब जो उनके ऊपर 50% मिलेगा जिनको, तो वो है आपका QIB पोर्शन। QIB पोर्शन का मतलब है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर मेन टर्म है इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड वाले हाउसेस, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये जो कंपनीज हैं या ब्रोकरेजेस फर्म या डिपॉजिटरी, तो ये सब जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका मेन काम ही ये सब है, इन्वेस्टमेंट करना, किसी का फंड मैनेज करना, हेज फंड्स हो गए, तो ये सब जो है चीज़ें वो QIB के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर एक और फीचर है कि सिंस उनका काम ही यही है, तो वो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड आपके ऐसे नहीं बात करेगा कि हमें 20 शेयर के लिए अप्लाई करना है, वो कम से कम मतलब लैक्स के अंदर बात स्टार्ट करेगा। इस तरह से बेसिकली ये आपके काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि उनका कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो म्यूचुअल फंड का आपको जहाँ पे अगर होगा तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। इस तरह से बेसिकली रिटेल पोर्शन का मतलब जैसे आप और मैं, अगर कोई बहुत ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इस तरह से अगर कोई डालेंगे, या फिर मतलब मैं हूँ, मान लेते हैं मैं 5 लोगों के लिए फंड मैनेज कर रहा हूँ, तो उस तरह से अगर मैं पैसे डालूंगा तो मैं बहुत ही कम शेयर्स के लिए डालूंगा। तो हो सकता है मैं 2-3 यूनिट के लिए अप्लाई कर दूँ, यानी कि 40-60 शेयर्स के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर दूँ। तो इस तरह से बेसिकली तो इनके लिए नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है कि 35% के आसपास जो है हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा फुलफिल, इतने बड़े बड़े शेयर्स हैं, इतने महंगे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो रिटेल पोर्शन ही सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है आज की डेट में। जो भी पहले आपका IPO आया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो उसका 400 टाइम्स कुछ आपका रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। मैं आपको या तो जब इनका आएगी रिपोर्ट आएंगी, जब 1 अक्टूबर को उनका IPO क्लोज होगा तब भी हमें पता चल जाएगा। हालांकि उससे पहले भी रिपोर्ट्स आ जाती हैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन, इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो दोनों के अंदर नहीं है और इंस्टीट्यूशन भी नहीं, मतलब दोनों के अंदर हो गया तो इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। तो जैसे हो गया आपकी कंपनीज, जो नॉर्मल कंपनीज है, जैसे अगर मान लो रिलायंस इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इसके अंदर, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर के अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, वो एक इंडिविजुअल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, वो ऐसा तो थोड़ी कोई बैंक है या म्यूचुअल फंड है, तो वो ऐसा भी नहीं है, तो वो इसके अंदर आएगा आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन। तो वो नॉट लेस देन 15% के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से बेसिकली आपको क्या है कि आपको आगे वाले न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें आने वाले मतलब दिख सकती हैं कि आपका जैसे कब IPO ओपन होएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, मीन्स हाँ, टुडे ओपन हो जाएगा आपका IPO, फ्राइडे को क्लोज होगा, तो आपको कल से ही न्यूज़ दिखने को स्टार्ट हो जाएंगी कि आपका कितना % IPO आपका हो चुका है, कितना टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन तो माना जाता है कि अब जो जितने भी IPO आए हैं उसके अंदर पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी हमें पता यहाँ पे समझ में आ जाएगा जल्दी से हमें। तो इस तरह से बेसिकली अब यहाँ पे हम चलते हैं ET मार्केट सेक्शन के ऊपर। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। फिनटेक कंपनीज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सर्विसेज शुड फेस सेम रूल्स एज बैंक्स। तो सबसे पहले समझते हैं बोल कौन रहे हैं। तो ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं आपके रविशंकर, या सॉरी रविशंकर बोल सकते हैं। तो ये जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि फिनटेक कंपनीज जो हैं, अगर आपको ये सब कन्वे नहीं हो रहा, इसका मतलब है जैसे वो कंपनीज जिनका मेन काम पेमेंट से रिलेटेड है। आपके जैसे पेटीएम है, पेटीएम का आपका मेन काम पेमेंट से रिलेटेड है, बट वो एक टेक कंपनी है, उनका मेन जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो आपके उनके ऐप के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो जो है बेसिकली फिनटेक कंपनी का एक बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज आपको पता ही होगा जो पेमेंट ऐप्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो है आज की डेट में, अगर आपको पेटीएम का भी स्पेसिफिकली बताऊँ तो उसके अंदर पेटीएम में एक पेटीएम बैंक करके भी एक फीचर रहता है, तो उसको ये रेफर करते हुए बोल रहे हैं कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सर्विसेज। तो ये लिक्विडिटी सर्विसेज का मतलब है वही चीज़ जो मैं आपको पेटीएम बैंक रेफर कर रहा हूँ। तो पेटीएम बैंक जैसे है, तो ये रेफर करना चाह रहे हैं कि उनको जैसे बैंक्स के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊँ, बैंक के ऊपर बहुत सारी रेगुलेशन होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड कोई चीज़ होती है तो बैंक्स होते हैं। तो बैंक्स के ऊपर आपकी जैसे एक तो आपकी कंपनीज एक्ट के थ्रू आपकी रेगुलेशंस होती हैं, उसके बाद आपका RBI पूरी मतलब पिन पॉइंट सुपरविजन कहते हैं यहाँ पर इस चीज़ के अंदर,
पिन पॉइंट सुपरविजन रखता है, यानी कि आपके बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स से लेकर के और आपके बड़े बड़े स्टेप्स, किसको लोन दे रहे हैं, किससे लोन ले रहे हैं, जैसे जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और उनके ऊपर नज़र रखता है बेसिकली। तो वो कहना चाह रहा है आपका कि ये जो आपकी फिनटेक कंपनीज़ हैं जो आपकी लिक्विडिटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, वो भी सेम रूल्स उनको भी फेस करने चाहिए जैसा कि बैंक्स करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बैंक्स की तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर रेगुलेशन भी उस तरह से होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर लगता है, और मतलब है भी लॉजिकल पॉइंट आपका प्रॉपरली। अब इसके अंदर इन्होंने एक पॉइंट तो ये बोला है, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है देर इज़ वन रीज़न, मतलब एक इन्होंने सपोर्टिंग पॉइंट है ये था, तो दूसरा पॉइंट हम आगे देखेंगे। इन्होंने सपोर्टिंग के लिए ये बोला है देर इज़ अ वन रीज़न वाई इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एंटिटीज अदर देन बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली डील इन डिपॉजिट और डिपॉजिट लाइक मनी। तो बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि किसी भी और कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई आपका जो जैसे पेटीएम जैसी चीज़ें हैं वो चल रही हैं कि आपका डायरेक्टली आप डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर आप डिपॉजिट की तरह अपने कैश को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेटीएम बैंक की बात करें तो उसके अंदर होता है कि अगर आपका जो पेटीएम है, मेन जो वॉलेट है, उससे आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी बैंक वाले के अंदर, पेटीएम बैंक के अंदर, उससे आप अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक वॉलेट के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा पैसे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिमिलर फीचर हो गया बैंक का। फिर आपको बैंक में पैसे रखने की क्या ज़रूरत है, आप सीधा यहीं पे रखेंगे पैसे अपने, सीधा फटाफट निकालेंगे वॉलेट से, फटाफट इसके अंदर डाल भी सकते हैं, इंटरेस्ट भी आपका वो मेंटेन होता रहेगा, मतलब मिलता रहेगा आपको। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर फिर उतनी रेगुलेशन भी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क, जब एक कंपनी के नाम में ही टेक कंपनी आ रहा है, फिनटेक कंपनी के नाम में ही टेक है, तो उसके अंदर हम कैसे भूल जाएं कि आपके साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी इसके अंदर रहते हैं। कि आपका एक तो आपका साइबर सिक्योरिटी मतलब कि जो कंज्यूमर की सिक्योरिटी है वो आपकी कंपनी खुद ही ब्रीच कर ले, तो ये भी सबसे बड़ी चीज़ रहती है। दूसरा एक होता है कि थर्ड पार्टी रिस्क, कि आपका बाहर से कोई कंपनी के या कंज्यूमर के डेटा को यूज़ कर ले या फिर मतलब ब्रीच करके निकाल के यूज़ कर ले। तो वो दो पॉइंट पे आपके रिस्क रहते हैं, तो उन दोनों रिस्क को कैसे कोई हैंडल करेगा, तो उनका एक ही आंसर निकलता है, दैट इज़ रेगुलेशन। तो अगर रेगुलेशन हो जाती किसी तरह, जैसे आपके डेटा सेंटर्स जो हैं उसके ऊपर आरबीआई के लोग खड़े हो जाएं या फिर मतलब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे सुपरविजन हो सके, तो वो वहाँ पे जो है आपके फ्रॉड होने के या फिर डेटा का ब्रीच कमिट होने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, या जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क को भी इन्होंने रेफर किया। और बाकी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इससे रिलेटेड एक एक और मतलब यहाँ पे आर्टिकल है, बट ये बहुत ही अपोजिट चीज़ें बोल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, इसके मतलब फिनटेक प्लेयर्स के लिए आपको काफ़ी सारे रेगुलेशंस फ्यूचर्स के अंदर दिख सकते हैं। तो अगर आपको कोट करना हो तो आप पहली चीज़, अब मतलब ऑलमोस्ट पहली चीज़ आप बोल सकते हैं कि रविशंकर के उस इंटरव्यू या उस आर्टिकल या उस स्टेटमेंट के द्वारा स्टार्ट हुई थी। अगर फ्यूचर के अंदर कुछ बड़ा होता है तो, नहीं होता तो फिर मतलब कोई वो है नहीं। अब इसके अंदर आपका गवर्नमेंट टू कीन टू सपोर्ट फिनटेक ग्रोथ स्ट्रेंथन यूपीआई एफएम, तो मतलब ये बहुत ही अलग बात तो नहीं है, क्या फिनटेक्स के सपोर्ट में बात है मतलब। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट फिनटेक कंपनीज़ को, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने के उसमें मूड के अंदर है। आपके यूपीआई का जो पूरा सिस्टम है जिस पे फिनटेक कंपनीज, आपको बताया मैंने पेटीएम वगैरह ये वर्क करते हैं, तो उनको जो है स्ट्रेंथन करने की बात करिए फाइनेंस मिनिस्टर कल जब इनका आर्टिकल था या इंटरव्यू था, स्टेटमेंट था। इस तरह से डिजिटलाइजेशन हैज़ enabled द गवर्नमेंट टू पुट मनी डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज, दैट मनी हैज़ कम एज अ बिग रिलीफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये वही अभी रेफर करना चाह रहे हैं, जो मेरे ख्याल से 20,000 लाख थे वगैरह थे, तो वो जो इन्होंने पुटअप किए थे जो लोगों के बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन की वजह से हम उनको डायरेक्टली बैंक्स के अंदर मतलब जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर पुटअप कर पा रहे थे। तो मतलब ये रेफ़र कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, और मतलब जो आपके फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बोलना चाह रहे हैं कि आपका उसमें क्या रोल था। इस तरह से बेसिकली बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथन यूपीआई की जो बात है उसका भी मीनिंग यही है कि आपका मतलब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, शायद मैंने मार्क नहीं किया है, ये इज एविडेंट फ्रॉम इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द यूपीआई प्लेटफॉर्म, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो यूपीआई का प्लेटफॉर्म है उसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इन्होंने ऐसे कोई फीचर्स तो बताए नहीं है इसके अंदर कि किस किस तरह से हम क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आने वाले हैं। तो इस एक तरह से एक इनडेफिनेट सी स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि आपका जो है फ्यूचर के अंदर हम और चेंजेस के अंदर करेंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि आपके जीएफएफ के अंदर, आपका जीएफएफ मतलब ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, तो ये बेसिकली जो होता है इसके अंदर आपका जो मतलब वही है कि आपका एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन होएगी, आपके जो काफ़ी सारे जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स इंडिया बेस्ड हैं उनका इसके अंदर जो है पार्टिसिपेशन रहेगा।
तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने वाली है। और एक और इन्होंने अच्छा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि आपका फिनटेक अडॉप्शन इन इंडिया, ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पर, फिनटेक अडॉप्शन इन इंडिया इज 87% एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 64%। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आपकी कि ग्लोबल एवरेज है फिनटेक अडॉप्शन का 64%, जो कि इंडिया का 87% है, जो कि काफ़ी बेटर है, 23% के आसपास बेटर है। तो इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा, जो भी मतलब बेनिफिट्स हैं जो आपके फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के हैं, तो वो सब जो है इंडियन इकोनॉमी को रीप कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी इस तरह से बेसिकली यहाँ पे। तो आप ये चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अप विद ऑयल यूएस यील्ड, तो इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है, बट ये यहाँ पे इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स बना के लिखा हुआ है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बेसिक उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि मान लेते हैं आप एक बॉन्ड इशू करने जा रहे हैं, ये एक बॉन्ड का पेपर है। बॉन्ड जनरली एक पेपर ही होता है, बट आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन हो गई है तो वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आपको मिल जाता है। पर बॉन्ड मान लेते हैं एक पेपर का फॉर्म पे, पेपर पूरा आर्टिकल है, मतलब एक पूरा क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट है पूरा। इसके अंदर आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह लिखी हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे ब्लैंक छोड़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे रेज करने हैं, वो यहाँ पे दो चीज़। इनके अलावा कि कितने साल का बॉन्ड है, आपको कितने कितने टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा, कौन इशू कर रहा है, यानी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो, तो वो सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके अंदर फिक्स्ड है। अब आपको बस दो चीज़ फिलअप करनी है, एक इंटरेस्ट रेट और कितना अमाउंट रेज करना है। पहला मैंने एग्जांपल लिया कि आप 6% के ऊपर आप 90 करोड़ डॉलर्स आप जो है इशू कर सकते हो, क्योंकि यूएस का एग्जांपल था तो मैंने डॉलर्स ले लिया। तो यहाँ पर जो है 6% पे मैंने एग्जांपल लिया कि आप 90 करोड़ डॉलर्स जो है इशू कर सकते हो, मतलब रेज कर सकते हो। तो आपको बताना है कि आप अगर मान लेते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है, मान लेते हैं कि जो बाइडेन जी ने आपको फ़ोन किया, बोला कि नहीं 90 नहीं करना, 100 करने हैं, 100 करोड़ डॉलर्स इशू करो, अच्छा बड़ा अमाउंट लगता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे रेज होंगे। तो आप लॉजिकली दिमाग से सोचो, बताएं कि आप कितना इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, 6% रखेंगे, क्या करेंगे। और अब वो सब चीज़ें नहीं कर सकते कि आप मार्केटिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस करेंगे कि हमें पैसे दे दो, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको जो है एक मैथमेटिकल चीज़ें करनी है और यहाँ पे बताना है इंटरेस्ट रेट में। तो इंटरेस्ट रेट आपने काफ़ी सारे लोगों ने बता ही दिया होगा, बहुत बेसिक सी बात है, मैंने एग्जैजरेट कर दिया कि बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। मान लेते हैं हमने 6.5% कर दिया, तो बेसिकली ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ज़्यादा पैसे रेज करने हैं सेम ही चीज़ से, तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, आपको रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो भी इन्वेस्टर है। एग्जाम यही हुआ है कि आपका द सेंटर विल बोरो 5.03 लाख करोड़ बिटवीन अक्टूबर टू मार्च इन लाइन विद द बजट एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ये जो आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, इसका रीज़न आपको यहाँ पे अब समझ में आ रहा होगा जब मैंने ये पूरा एक गेम सा खेला आपके साथ। अब इसके अंदर क्या गेम है, मतलब क्या इसका रीज़न है, वो ये रीज़न है कि आपका जो मार्केट है वो बोलना चाह रहा था, मतलब वो कहना चाह रहा था या वो एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि 50,000 करोड़ ज़्यादा इशू करने जा रहे हैं लोग, मतलब जो RBI जो फेडरल बैंक वाले हैं वो। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, जो मार्केट के हिसाब से खुद इंटरेस्ट रेट निकला था, जो डिमांड सप्लाई जहाँ पे मीट होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, डिमांड सप्लाई जहाँ पे मीट होते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट निकलता है, या जो भी चीज़ें वहाँ पे निकलती है। तो वो जहाँ पे निकल रहा था, तो वहाँ पे मार्केट यही कहना चाह रहा था एक तरह से कि 50,000 करोड़ जो है उन्हें ज़्यादा रेज करने पड़ेंगे अगर उसे इन इंटरेस्ट पे सेल करना है। अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सेंटर ने यही बोल दिया वापस से कि हम उतने ही इशू करेंगे जितना आप बोलना चाह रहे थे, जो आप फालतू में बोल रहे हो कि हम 50,000 और इशू करेंगे, तो हम ये नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से हुआ है आपका कि इस वजह से आपके इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा था, तो वो अब नीचे जाने लग रहे हैं। मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे यही लिखा है, ईल्ड्स वर वाइडली एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय एटलीस्ट 5 BPS। तो ये आप समझ गए होंगे, ईल्ड्स जो है, ईल्ड्स मतलब इंटरेस्ट रेट, आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो अब आपको पूरा गेम मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो भी मार्केट बोलना चाह रहा था उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से हमने फर्स्ट पेपर के अंदर देखा था कि इंडियन मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा था। अब यहाँ पर जो है मार्केट गलत था, मार्केट करेक्ट हुआ है, और इसके अंदर आपका सेंटर ने बोला कि हम उतना ही पैसा रेज करेंगे जितना हमने मीटिंग के अंदर बोला था। तो जो है वापस से इंटरेस्ट रेट गिर गया है, क्योंकि मैं अगर इस एग्जांपल उल्टा कर दूं, पहले आपने अगर 100 करोड़ डिसाइड करे हुए हैं और आपको जो बाइडन का फ़ोन आता है कि नहीं 90 करोड़ ही करने हैं सिर्फ, तो आप इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इस तरह से बेसिकली यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या है, बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड, मतलब कि बॉन्ड यील्ड जो मार्केट की वजह से हुई है, आपकी इस पॉइंट की वजह से हुई है, वो बेंचमार्क है, यानी कि सबसे ज़्यादा अब तक हुई है। दूसरी बात आपकी अप विद ऑयल, यानी कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो भी बढ़ गए, आपने हमने देखा ही था, तो वो टोटल मिला के यूएस का यील्ड बढ़ गया है।
तो ये बेसिकली इस तरह से था आपका। द बैंक रेज्ड द कट ऑफ फॉर बिड्स इन द 7 डे वेरिएबल रिजर्व रेपो सीन एज टूल टू लिफ्ट रेट्स फ्रॉम, ये आपको मतलब ये लैंग्वेज समझ में आ ही नहीं रही होगी, बट इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो आपका सेंट्रल बैंक है यूएस का, वो आपके जो बॉन्ड्स इशू करता है उसको उसके ऊपर जो है रेट्स इन्होंने कट ऑफ करने का प्लान किया है। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं आपको, एक कट ऑफ वर्ड मैच हो गया होगा। ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट मतलब वही कि आपका बॉन्ड किस रेट पे इशू हो रहा है, तो उस तरह से बेसिकली आपका हो गया। रिवर्स रेपो रेट भी उसका भाई होता है एक तरह से, मैंने आपको पहले बताया हुआ दोनों चीज़, इसलिए मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो हमने मुझे पूरा कवर कर लिया, और दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरी बात आपकी जो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको भी कोई सजेशन हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच, और उसी से हमारी जो वीडियो अच्छी बनेंगी, आपके लिए भी अच्छा कंटेंट आने लगेगा। तो आप जो है नीचे कमेंट कर लें ज़रूर से। और जो दूसरी बात है कि अगर आपको कमेंट नहीं करना तो आप कल की वीडियो पे चले जाएं। कल की वीडियो में नीचे काफ़ी सारे सजेशन थे जो मैंने आपको बोला था, तो अगर आपका भी कोई थॉट है उसके ऊपर कि आपको वो ठीक बात है कि आप ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है होना चाहिए तो आप लाइक कर सकते हैं उसको, अगर नहीं होना चाहिए तो आप रिप्लाई करके बोल भी सकते हैं कि नहीं नहीं ठीक कर रहा है वो। एनीवेज, तो जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।